नमस्कार, मैं पंकज कुमार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर में। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो जैविक खेती करते हैं और सब्जियों का उत्पादन जैविक तरीके से करते हैं। इनकी सब्जियों की मांग पूरे भारत में है। श्रम प्रबंधन में इन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जिससे खेती में लागत कम हुई है और मुनाफा अधिक हुआ है। ये हैं ग्राम मेहरा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा के निवासी राजकुमार। प्रगतिशील किसान राजकुमार आर्य जैविक सब्जियों की खेती करते हैं। इनके खेत की सब्जियों की कई महानगरों तक मांग है। लोग इनकी सब्जियों का इंतजार करते हैं। राजकुमार आर्य ने खेती में लागत कम करने के लिए श्रम मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने छोटे छोटे उपकरणों का आविष्कार किया है। इनके इस्तेमाल से इनको श्रमिक की कम आवश्यकता पड़ती है, जिससे इनको खेती में लागत कम हुई है। तो आइए मिलते हैं प्रगतिशील किसान राजकुमार से। इनसे बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। अरे जी, प्राकृतिक खेती करने में आपको बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ा। जब हम रासायनिक खेती करते थे, मैं उसका भी एक सफल किसान था। मैं उसमें 650 क्विंटल गन्ना इसी एकड़ से ले चुका हूँ जिस खेत में आज आप खड़े। लेकिन उसको मैंने क्यों छोड़ा? उसमें मुझे जो महसूस हुआ कि हम उत्पादन तो ले रहे हैं, लेकिन मिट्टी को बांझ कर ले रहे हैं, मिट्टी को कहीं हम मार रहे हैं। क्योंकि जब मैंने गन्ना लेने के बाद धान की फसल ली थी तो उसमें मैंने 60 केजी जिंक डालना पड़ा, जबकि मेरा विश्वविद्यालय उन दिनों 10 केजी पूरे एक वर्ष में रिकमेंड कर रहा था। तो मैंने ये स्पष्ट दिख रहा था कि हम मिट्टी को एक कंक्रीट बना रहे हैं, यानी मिट्टी में पोलापन नहीं था, जल ग्रहण करने की होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। यानी धान लगाते थे, पीला पीला धान रहता था और बड़ी गंभीर समस्या थी। क्योंकि जब हम रासायनिक खेती करते थे, हर सुबह हम जहर से आरंभ करते थे, भयंकर खतरनाक रसायनों का हम अपने खेत में डालते थे। लेकिन हम एक विवेकशील होने के नाते ये हमारे अंदर एक अंदर से प्रेरणा मुझे मिली, और उसके मुख्य जो प्रेरणा स्रोत मेरे राजीव दीक्षित जी रहे, उनसे प्रेरणा लेकर हम इस रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। हमने फिर 3 वर्ष पूरे प्रशिक्षण किए कि हमने देसी गाय का गोबर भी प्रयोग किया, विदेशी गाय का भी प्रयोग किया, और अंत में वही बात स्पष्ट हुई जो श्री सुभाष पालेकर के मुख्य वचन से हमें सुनी। या राजीव भाई ने जो संबोधन दिया था, वो एक ही विचार, एक ही अर्थ में, एक ही प्रेरणा हमें मिल रही थी कि हमें गौ आधारित प्राकृतिक खेती की ओर जाना होगा। ये देसी केंचुआ, जिसकी इस कृषि में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया कि वो मेरे लिए भगवान से भी कम नहीं है, वो मेरी मिट्टी को इतना फर्टाइल करता है, उसमें कैपिलरी फोर्स कैसा कर सकती इतनी बढ़िया बना देता है, भूमि को मुलायम बना देता है, भूमि में एक महक देता है, और अन्य जो जीवाणु हैं जिनकी मैं अनगिनत संख्या देखता हूँ कि जब मैं अपनी देसी गाय के गोबर को जीवामृत में प्रयोग करता हूँ तो 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, और जब मैं उसको 10 केजी डालता हूँ तो 30 लाख करोड़ डालता हूँ, और वो हर 20-30 मिनट में अपनी संख्या डबल कर लेते हैं। और 4 से 5 दिन में जब वो तैयार होता है तो उसकी गिनती आपकी लैब नहीं कर पाएगी। वही एक साइंस थी, वही एक प्रिंसिपल था कि जब इतने जीवाणु हम मल्टीप्लाई करके अपने खेत में डालेंगे तो वहाँ उनकी एक महक आएगी। अरे जी, आप ये जो जीवामृत बनाते हैं, ये किस मात्रा में काम में लेते हैं? बड़ा स्ट्रिक्ट पर्सन पूछा सतीश जी, क्योंकि जीवामृत कई बार किसान बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं कि जीवामृत तो हमने 200 लीटर के ड्रम में तैयार जो किया था उसका डायरेक्ट स्प्रे कर लेते हैं, और बाद में उसकी फसल खराब हो जाती है। जीवामृत में कोई कमी नहीं थी, प्रयोग करने में आपने कहीं गलती कर डाली। किसान मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब हम पानी लगाते हैं फसल में तो हम 200 लीटर जीवामृत अपने खेत में दे सकते हैं। लेकिन यदि आप जीवामृत की स्प्रे कर रहे हैं, फिर आप इसको डायरेक्ट स्प्रे मत कीजिए। आप किसी भी फसल में, जब आपकी फसल 21 दिन की हो जाए तो आप 5% जीवामृत लीजिए और बाकी उसमें पानी डालिए, फिर उसकी स्प्रे कीजिए। इससे आएगा उत्तम परिणाम। जैसे आपके अगले 21 दिन होंगे तो आप उन 21 दिन बाद आप
7.5% का कर सकते हैं यदि आप सब्जियों की फसल ले रहे हैं। लेकिन यदि आप गन्ने की फसल लेते हैं तो वहाँ 10% का जीवामृत डालिए और बाकी पानी डालिए। और ये जीवामृत पोषण के लिए ही नहीं है, ये इसमें असंख्य टाइप के जीवाणु हैं जो आपकी फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे, जो आपकी भूमि में फास्फोरस की कमी की पूरी करेंगे, जो 16 मुख्य तत्व हैं उनकी ये सभी की पूर्ति करता है। और पूर्ति ही नहीं करता, ये फसल की सुरक्षा भी करता है। राजकुमार आर्य फसल की बुवाई के वक्त कई सावधानियां रखते हैं। जहां कई किसान बीज को हाथ से न लगाकर अन्य साधनों से बिजाई करते हैं, राजकुमार आर्य अपने हाथों से बीज लगाकर पौधे की दूरी को एक समान रखते हैं, जिससे बीज भी कम लगता है एवं फसल उत्पादन भी अधिक होता है। रासायनिक किसान जो भी गन्ना लगाता है वो 1 एकड़ में 30 क्विंटल बीज डालता है। मैं अपने 1 एकड़ खेत में सिर्फ 2 से 3 क्विंटल गन्ना लगाता हूँ। यानी मोटे तौर पर अपने 27 क्विंटल गन्ना तो बिजाई में बचाया जी। यानी वो जो 27 क्विंटल आपने मिट्टी में मिलाया उसकी जरूरत नहीं थी। 27 क्विंटल से कितना गुड़ निकलता है? 27 क्विंटल से हमारा लगभग 3 क्विंटल गुड़ निकलता है। और 3 क्विंटल का मतलब पता क्या है सर? 3 क्विंटल का मतलब कि 36,000 रुपये का आपने बिजाई में बचाए। आप सरसों की बात पूछ रहे थे, जहां एक किसान 2 केजी बीज डालता है, मैं सिर्फ 100 ग्राम बीज डालता हूं। मैं एक दाना हाथ से लगवाता, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्लांट की पौधे से पौधे की दूरी निश्चित होगी, पौधे पर पूरा अच्छी तरह फ्लावरिंग आएगा, वो अच्छा पौधा विकसित होगा, और अच्छा विकसित होगा तो उस पर अच्छी फ्रूटिंग आएगी, जिससे आपका बीज बहुत कम लगता है और कम बीज से आप अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो मैंने गेहूं की बिजाई में भी सर जहां 40 केजी गेहूं डालता है किसान, मैंने वहां 11 केजी गेहूं ही अपने 1 एकड़ में लगाई है और उससे बम्पर उत्पादन लेता हूं। इसमें क्या होता है सर, अगर आप नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा लगाएंगे और उसको दूरी निश्चित नहीं करोगे, कुछ पौधे विकसित होते हैं, कुछ पे छोटी बाल आएगी, कुछ पर बड़ी बाल आएगी, और वो पोषण भी अच्छी तरह नहीं लेगा। उनमें संघर्ष रहता है, आपस में कंपटीशन रहता है। जब आप एक स्पेसिफिक दूरी पर पौधे से पौधे की दूरी लगाते हैं तो निश्चित आपकी गेहूं का अच्छा उत्पादन आता है। तो किसान मित्रों, कम बीज से अधिक उत्पादन लेने की ये तकनीक है और इसमें कम लागत भी आएगी और उसके साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होगा। हर जो उस पर फ्रूट आएगा वो एक ही साइज का आएगा, एक ही आकार का आएगा और गुणवत्ता यानी सुडौल होगा, मजबूत होगा। और यदि मजबूत ग्रेन होगा तो अपने उपभोक्ता को भी आप संतुष्टि दे पाएंगे, अच्छा उनको पोषण देंगे। मैं ये मानता हूँ प्राकृतिक खेती का किसान वो एक सफल किसान होगा यदि वो पानी देना सीखे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राजकुमार आर्य सब्जियों का उत्पादन करते हैं, जिसमें प्रमुख आलू की खेती करते हैं। इनके खेत के आलू कई दिनों तक खराब नहीं होते हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ये आलू की खेती में जैविक दवाइयों एवं खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आलू की गुणवत्ता बनी रहती है। राजकुमार जी, वैसे तो आप सभी सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन आलू के बारे में बताइए कि ये जो आपने आलू लगा रखे हैं, ये कोई खास किस्म के हैं? हमने इसमें देसी किस्में ली हुई है। ये खाने में बहुत अच्छी है, मीठा आलू नहीं बनता है और इसकी ड्यूरेशन यानी इसमें लंबे समय की अवधि की है, क्योंकि जितने समय तक ये खेत में रहेगी उतने ही ये मिट्टी से पोषण लेगी, यानी इसकी गुणवत्ता अन्य फसलों से ज्यादा होगी। आलू कुछ कम समय के भी लगाते हैं किसान, लेकिन मैं 120 दिन की देसी किस्म है, इसका प्रयोग करता हूँ और इस किस्म में गुणवत्ता अन्य
आलू की किस्म से ज़्यादा है और इसमें भंडारण की बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये आपके सारे साल एक भी आलू ना गलेगा ना सड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है वो बीज अमृत से इसको ट्रीट करते हैं, बाद में हम इसको खेत में लगाते हैं। अब खेत में लगाने से पहले हम इसमें कुछ पोषण भी देते हैं। पोषण क्या देते हैं? देसी गाय के गोबर से जो घनजीवामृत तैयार करते हैं वो हम जब हम खेत की जुताई करते हैं उसमें डालते हैं। फिर बाद में हमने मार्किंग करके ये बीज आलू का लगाया, सीड ट्रीटमेंट किया, बाद में लगाया। फिर इसमें क्या काम करना, जहाँ किसान गलती करता है, किसान दूसरी गलती या कोई भी करता है, हमने भी की थी, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें इसकी जो चर है इसके 50% भाग तक ही पानी लगाता हूँ। अर्थात इसका क्या लाभ, मैं ये मानता हूँ प्राकृतिक खेती का किसान वो एक सफल किसान होगा यदि वो पानी देना सीखे। हमें अपनी मिट्टी को 50% पानी ही लगाना। देखिए सर कि जब हम पानी लगाते हैं तो इसमें विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि यदि आप इसमें पानी ज्यादा लगाएंगे तो आपकी ये चर टाइट हो जाएगी, आलू को जो जड़ों की विकास करना था वो नहीं कर पाएगा जी। और तीसरी बात, इसमें जो कैपिलरी फोर्स है, कैपिलरी फोर्स क्या है सर, जैसे मैंने यहाँ 50% एरिया तक पानी लगाया, जब रात निकल जाती है तो ये सारी चर नमी से भर जाती है। यानी कोई एक ऐसी व्यवस्था है प्राकृतिक में जो अपने पोषण को लेकर ऊपर आती है। यानी जो सूक्ष्म तत्व है वो मिट्टी से ऊपर की ओर आएंगे, जिससे पौधे को क्या मिलेगा? पोषण मिलेगा। पोषक तत्व जो मुख्य 3 है वो 6 इंच से ऊपर रहते हैं, और जितनी हम गहराई में जाएंगे वो नीचे से तभी आएंगे जब आपने पानी देना सीखा। पानी कम लगाने से क्या लाभ होगा? आपकी केंचुए बहुत संख्या में बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें भी मिट्टी को पुल्ली चाहिए, और वो अपनी विष्ठा ऊपर लेकर आएंगे। तो क्या करेंगे, जब विष्ठा आएगी तो सामान्य मिट्टी से 9 गुना नाइट्रोजन ज्यादा देंगे, 11 गुना फास्फोरस दे के जाएंगे, 8 गुना पोटास ज्यादा दे के जाएंगे। जब वो पोषण ऊपर पौधे को मिलेगा तो पौधा लहराया उठेगा। तो ये आलू आपने कितने क्षेत्र में बो रखे हैं और इससे आपको आमदनी कितनी हो जाती है? सर ये जो मेरी आलू की किस्म है ये मैंने 6 कनाल में लगाई हुई है, क्योंकि मैंने ये सारी सब्जियों का राजा होता है। ये मैंने अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकता कितनी मुझे साल भर में आवश्यकता पड़ती है, मैं उस फसल को उतना ही क्षेत्र देता हूँ जी। मुझे गन्ना कितने क्षेत्र में लगाना है, मुझे आलू कितने क्षेत्र में लगाना है, ये सब उपभोक्ता की डिमांड पर लगता है जी। जो भी ये उत्पाद लगे हैं, लगने से पहले बिक चुके, ये बड़ी बात जी। आलू भी, ये जितनी भी मेरे खेत खड़े सारे सभी फसलें लगने से पहले बिक जाती है। बिकने का अर्थ क्या है कि उनकी डिमांड पहले से, मैं अब पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ। किसान कहता है कि मुझे खेती करते घाटा हो रहा है। घाटा उसी किसान को हो सकता है जो उस जहरीली खेती को, आप इससे 4 से 5 गुना तो बड़े आराम से कमा सकते हो, लेकिन कमा कैसे सकते? यदि आपने मार्केटिंग बाजार को समझा, यदि आपने अपने खेत के उत्पाद को उसी रासायनिक मंडी में बेचने गए तो फिर नहीं कमा सकते जी। मैं इस सारे उत्पादों को चंडीगढ़ ऑर्गेनिक मंडी लगती है, वहां मैं ले जाता हूं और उनकी डिमांड में नहीं पूरी कर पा रहा। राजकुमार आर्य सब्जियों की बुवाई मिश्रित करने के बजाय अलग अलग बेड पर करते हैं, जिससे इनकी सब्जियों का फसल चक्र बना रहता है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। श्रमिकों की भी जरूरत कम पड़ती है। राजकुमार जी, आलू की खेती तो आप प्रमुखता से करते ही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ अन्य सब्जियाँ भी आपने बो रखी है कुछ विशेष प्रकार से। हाँ, जो आपका स्टिक प्रश्न था कि आपने मटर अलग लाइन में लगाया, चुकंदर अलग रूट में एरिया दी, आपने इनको इंटरक्रॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन एक सहजीवन के साथ लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि अगर आप एक बेड पर 2 फसलें लगाएंगे तो आपको खरपतवार प्रबंधन करने में ज़्यादा खर्चा आएगा। आप देखिए मेरे खेत को बिना केमिकल से कितनी खूबसूरत फसल खड़ी है, यानी इसमें मजदूर कम लगते हैं। और एक फसल यदि मान लीजिए इसमें से मटर खत्म हो जाता है तो मैं इसको अलग से मटर लगा सकता हूँ, दोबारा ये दूसरी सब्जी चेंज कर सकता हूँ। यदि मैंने एक के साथ दूसरी लगाई, एक खुदा ना खास्ता खराब हो जाती है तो आप उसकी सारी फसल तक इंतजार करना पड़ता है। इसमें आप जब भी जो चीज़ खत्म हो जाती है आप चेंज भी कर सकते हैं।
और दूसरी आपकी मिट्टी को मैंने एक बताया था कि ये मिट्टी में अलग अलग जीवाणु होते हैं, हर पौधे का एक अलग जीवाणु होता है और मिट्टी को पोषण अलग अलग देता है, आपकी बीमारियों से रक्षा करता है, आपकी फसल को एक गुणवत्ता भी प्रदान करता है। और तीसरा, आप अपने यंत्रों का प्रयोग कर सकते हो। यदि आप एक साथ 2 लगाएंगे तो हो सकता है आपकी वो यंत्र इसमें नहीं चल सकते। और इन पर पूर्ण ये मेरा 15 वर्षों का अनुभव का सभी किसानों को लाभ हो, ये बात इसलिए बहुत आपने अच्छा प्रकाश डाला। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि एक छोटा किसान अपनी लागत को कम करेगा, अपनी आय को अधिक करेगा, आपके पोषण में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप विविधता नहीं करते, ऐसे नहीं करते, तो आपको जीवामृत भी ज़्यादा बार देना पड़ता है, आपको कीट मैनेजमेंट भी बार बार करना पड़ता है। जैसे इसमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं, वो इनकी सुरक्षा प्रदान भी करती है। जैसे हमने धनिया लगाया हुआ है, ये इसको सुरक्षा प्रदान भी कर रहा है और साथ में साथ पौधे को एक विशेष आपको ग्रेस दिखेगी, उस पर एक ओज तेज दिखेगा उसका। यानी कई किसान करते हैं, जैविक तो करते हैं, पौधा पूर्ण विकसित नहीं होता। यदि पूर्ण विकसित पौधा नहीं है तो आपको उत्पाद कैसे बेस्ट हो सकता है, कैसे उसमें गुणवत्ता आ सकती है। यानी आपके उत्पाद जो भी खाए उसको न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा हो, तभी तो आपकी एक अच्छी डिमांड पैदा हो। यही मैं किसान दोस्तों को समझाना चाहता हूँ। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एस राठौड़ से हमने बात की तो उन्होंने बताया, जैविक जो सब्जियां राजकुमार जी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या अपना खुद का ही मार्केटिंग की। शुरू में खेत के बाहर ही उन्होंने स्टॉल लगाया और फिर उनकी डिमांड जैसे आसपास रास्ते चलते हुए लोगों ने ली तो शहर के अंदर बढ़ी, फिर शहर में उन्होंने आउटलेट खोले और आज उनके जो उनका सब्जियां जाती हैं तो लोग इंतज़ार में रहते हैं, तो और तुरंत ही वो सब्जी है वो बिक जाती है, क्योंकि हर कोई उपभोक्ता बड़ा जागरूक हो गया है, उसको भी अपने स्वास्थ्य की चिंता है। तो किसान भाइयों से भी मैं ये अनुरोध करता हूँ कि वो जैविक तरीके से खेती करें और राजकुमार जी की जो बताए हुए तरीके हैं उनके ऊपर लेके और जैविक तरीके से करें। और उनके साथ आजकल लोग पैसे खर्च करने में कंजूसी नहीं करते हैं, यदि उनको सही वेजिटेबल मिल जाए, सब्जी मिल जाए, क्योंकि ये तो रोज खाने वाली चीज है। कि हम 80% तक अपनी मजदूरी को कम कर सकते हैं, अर्थात 100 किसान जहां जरूरत पड़ती है मजदूरी की, मुझे वहां 20 मजदूरों की ही आवश्यकता पड़ेगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राजकुमार आर्य किसानों को प्रशिक्षण देते हैं एवं ये बताते हैं कि खेत में यंत्रों का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए जिससे खेती में लागत कम हो एवं उत्पादन अधिक हो। इनसे प्रेरणा पाकर कई किसानों ने खेती में लागत कम की है। आपने प्राकृतिक खेती पर कार्य किया है और मजदूर प्रबंधन पर भी कार्य किया है। हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि आपको प्राकृतिक खेती करने में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक खेती में किसानों को सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो मजदूरी ज़्यादा लगती है और उस पर ही मैंने काम किया। किसान के पास जो अपने यंत्र होते हैं उन्हीं का हम उपयोग करके अपनी उस लागत को कम कर सकते हैं। आज आप जिस खेत में खड़े हैं, मेरी सारी खेती इसी पर डिपेंड करती है कि आपकी खेत में कितने कम मजदूर में आप काम चला सकते हैं। मैंने इस काम को करते वक्त ये पाया है कि हम 80% तक अपनी मजदूरी को कम कर सकते हैं, अर्थात 100 किसान जहां जरूरत पड़ती है मजदूरी की, मुझे वहां 20 मजदूरों की ही आवश्यकता पड़ेगी। जहां मल्टी क्रॉप करते हैं वहां पर हम 50% लेबर बचा पाते हैं। लेकिन ये छोटी बात नहीं है, ये कहने में आसान लगती है, लेकिन हमने ये कैसे करते हैं इस पर मैं थोड़ी सा चिंतन अपने किसान भाइयों का ले जाना चाहता हूँ।
जैसे आपने जब बेड निकालने हैं उसमें प्लांट टू प्लांट की क्या दूरी है, लाइन से लाइन की क्या दूरी है, ये क्या कैसे रखनी है। जैसे मैं अपने यहाँ करता हूँ कि जो मेरे पास पावर वीडर है वो 18 इंच कम से कम हो सकता है और वो 36 इंच अधिक से अधिक हो सकता है। यदि मेरी फसल ऐसी में लगाता हूँ जिसकी बेड की मुझे चौड़ाई जाना की आवश्यकता है तो मैं वो दूरी उसी हिसाब से सेट करता हूँ। मैं प्रदीप कुमार, गांव उमरी, जिला कुरुक्षेत्र से, और आज राजकुमार आर्य जी के जो इनकी प्राकृतिक खेती का है जिसमें मानवता की भलाई के लिए और भूमि के लिए जो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं और इसमें आने वाली नस्लों को रोग मुक्त बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इनमें ये सीख यहाँ से थोड़ा बहुत जो सीख कर जा रहे हैं, अपने ज़्यादा नहीं तो अपने खाने के लिए, अपने परिवार के लिए हम भी थोड़ा करके स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो प्राकृतिक खेती है ये देख रहे हैं रासायनिक से भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। प्रगतिशील किसान राजकुमार आर्य ने प्राकृतिक खेती में लागत कम करने के लिए श्रमिक मैनेजमेंट पर बहुत अच्छा कार्य किया है। ये अपने खेत में कम लागत करने के लिए छोटे छोटे यंत्रों का आविष्कार कर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे इनको खेती में लागत कम हुई है। देखा किसान भाइयों, राजकुमार जी लेबर मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं जिससे लागत कम आती है। आइए इनसे ही पूछते हैं। सर आप देख रहे हैं ये मेरे गेहूं का खेत है और इसमें मैंने खरपतवार प्रबंधन कैसे किया। मैंने ये जो बेड निकाली थी ये लगभग 2 फीट चौड़ी थी, लेकिन अब मैं इसको पावर वीडर के बीच के एरिए से पावर वीडर से निकाल चुका हूँ। अब इन 2 रो के बीच में जो वीड था वो मैं इस यंत्र से निकाल रहा हूँ। इस यंत्र से इसमें क्या होगा, जो बीच की लाइन का जो वीड है वो इससे बाहर आ जाएगा और बाद में हम उस जिस बेड मेकर से ये बेड बनाए थे दोबारा ही इनको वैसे ही रिपेयर कर दिया जाएगा, दोबारा बना दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपका वीड का तो मैनेजमेंट हुआ ही है, साथ में कैपिलरी फोर्स बहुत अच्छा काम करेगी और साथ में पौधे को मिट्टी फोकी मिलेगी जिससे जड़ों का विकास बहुत तेज गति से होगा और पौधा नंबर ऑफ प्लांट शीघ्रता से करेगा और आपकी फसल होगी बम्पर। अपनी लागत कैसे कम होगी, इससे मुख्य प्राकृतिक खेती में या आप जैविक खेती जब भी करते हैं खरपतवार प्रबंधन करने के लिए किसी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं करते और उसको यदि नहीं करते तो आपको लेबर की आवश्यकता पड़ेगी और इस काम में आपको कितनी लेबर लगानी पड़ेगी। आप देखिए इस खेत में आपको 80% लेबर बचेगी क्योंकि ये जो एरिया है ये आपने पावर वीडर से निकाल दिया। अब ये जो यंत्र है इसकी मदद से मैं रो का वीड निकाल रहा हूँ। जैसे इस खेत में हमें एक बेड पर 2 रो ली है तो हमने एक वाला ये यूज किया, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है। आप इसमें ये फाड़े 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं और एक मेरे पास दूसरा जिसमें आप 5 भी लगा सकते हैं। यानी ये एक की बजाय 5 भी प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी फसल के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। और बाद में उसी ट्रैक्टर से मैं ये मिट्टी चढ़ा देता हूँ तो जहाँ हमारे 10,000 रुपये लगने थे वहाँ हमारा सिर्फ 500 या 700 रुपये का खर्चा होगा और हमारा खेत प्राकृतिक खरपतवार मुक्त भी हो जाएगा, आपकी लागत आधी रह जाएगी। और विशेष बात तो ये है कि किसान मित्र मोस्टली खरपतवार प्रबंधन पर जहर डाल देते हैं, उस पाप से भी आप मुक्त होंगे। राजकुमार आर्य जी अपनी सारी फसलों का जो उत्पादन करते हैं उसको चंडीगढ़ पंचकुला में बेचते हैं, अच्छे दाम कमाते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं। और मैं भी जो नेचुरल फार्मिंग में जो भी उगाता हूँ तो वो अपना लोकल ही कुरुक्षेत्र, लाडवा, करनाल, पंबाला यहाँ आसपास के एरिया में बेच देता हूँ। अच्छे दाम मिलते हैं और राजकुमार आर्य जी से मेरे को भी साथ साथ में बड़ी अच्छी प्रेरणा मिल रही है और मैं भी अपना ये कार्य भलीभांति कर रहा हूँ। तो देखा आपने किस तरह से राजकुमार श्रम प्रबंधन अपनाकर खेती में लागत को कम कर रहे हैं और मुनाफा अधिक कमा रहे हैं। आप भी इस तरह से श्रम प्रबंधन को अपना करके मुनाफा अधिक कमा सकते हैं खेती से। इसके अलावा आप भी जैविक खेती करके उत्पादन में बढ़ोतरी कीजिए और आय को अधिक कीजिए। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान ललित देवड़ा से। ये खुद MBA हैं, इनकी पत्नी CA है। ये काले अमरूदों की खेती करते हैं और एग्रो पर्यटन में ये बहुत काम कर रहे हैं और एक अग्रणी किसान हैं। ये हैं ग्राम मंडोर, जिला जोधपुर, राजस्थान के निवासी।